जी हाँ, नमस्कार मित्रों। तो हम लोग देख रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स, जिसमें इकोनॉमी के करंट अफेयर्स हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे। मैंने आपको बताया था कैसे वो डी सीप, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, फूड सिक्योरिटी एक्ट में अब अनाज फ्री में दिया जाएगा, फॉरेन यूनिवर्सिटी को भारत में अलाउ किया, डॉलर रुपये के मुकाबले क्यों ज़्यादा मजबूत हो गया, ये सब हमने देख लिया था। अभी इस सेकंड वीडियो में हम देखेंगे बाकी सब्जेक्ट के वीकली करंट अफेयर्स में जाने लायक क्या था। पॉलिटी, आईआर, साइंस, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी वगैरह। सबसे शुरू पहले करेंगे हम पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था से। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो जो करंट अफेयर्स हुए थे मैं उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू आपको दूंगा। बाकी उसके अंदर हर एक जो फैक्ट, डिटेल, एनालिसिस, मॉक क्वेश्चन, वो सारी चीज़ के लिए अनअकैडमी का मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन आर्टिकुलेट आता है, उसके अंदर वो होगा। तो अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, सारे के सारे फैक्ट्स आपको वहाँ पर मिलेंगे। मैं हर एक सेंटेंस को ऐसे पढ़ने नहीं बैठूंगा, कुछ ऐसे स्लाइड होंगे मैं जल्दी से भगा दूंगा कि ये ऐसा हुआ था। आप वीडियो पॉज करके आराम से वो चीज़ को देख लेना। वो इसलिए क्योंकि अभी यूपीएससी प्रीलिम्स को 150 दिन से भी कम समय शायद बाकी है। तो जो चीज़ आप 20 मिनट पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं, 40 मिनट उसका वीडियो मुझे नहीं खींचना है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं पॉलिटी। लास्ट वीक के अंदर करंट अफेयर्स क्या थे। कुल मिलाकर जितनी चीज़ें हुई मोटे मोटे रूप से, कुछ चीज़ें इलेक्शन रिलेटेड थी और कुछ चीज़ें राइट्स इशू रिलेटेड थी, अधिकारों के बारे में। अब ये पूरी लिस्ट आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं और फिर एक एक करके मैं बताऊंगा कि इसमें क्या हुआ। सबसे पहले हम चलते हैं इलेक्शन, और उसमें ये रिमोट ईवीएम फॉर माइग्रेंट वर्कर्स, प्रवासी मजदूरों के लिए कुछ नए जात का इलेक्शन मशीन बनेगा, ये क्या है। अपने संविधान के आर्टिकल 170 में कुछ लिखा है कि एक विधानसभा के अंदर मिनिमम 60 से लेके मैक्सिमम 500 सीट हो सकती। अब इसमें प्रश्न ये होता है कि अच्छा, तो एक सीट होगी, उसका क्या सीमांकन होगा। कि मान लीजिए गुजरात के अंदर गांधीनगर विधानसभा तो कितने डिस्ट्रिक्ट कवर करेगी, बाजू में अहमदाबाद विधानसभा की सीट तो कितने डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगी, या कितने पॉपुलेशन को कवर करेगी। तो ऐसा जो बाउंड्री बनाया जाए उसे हम कहेंगे सीमांकन करना है, यानी कि डीलिमिटेशन करना है। डीलिमिटेशन करने के लिए अलग से संस्था बनती है, उसका नाम होता है डीलिमिटेशन कमीशन यानी सीमांकन आयोग। अभी आसाम, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड में ऐसा डीलिमिटेशन करने के लिए सरकार ने जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की एक ऐसी कमीशन आयोग बनाया था। और वो अपना काम जम्मू कश्मीर के बाद अभी उनको बोला कि आप आसाम का देख लो। और उन्हें कहा गया कि साल 2001 में जो जनगणना हुई थी, सेंसस 2001, उस हिसाब से आसाम की क्या आबादी थी, और फिर आप फ्रेम बनाकर उसकी कंस्टिट्यूएंसी बांट दो। तो लोगों का कुछ विरोध चल रहा है कि 2011 का सेंसस जो कि ज़्यादा लेटेस्ट है, उस हिसाब से आप क्यों नहीं करें, आप पुराना वाला क्यों करें। उस हिसाब से हिंदुओं का एरिया इतना, मुसलमानों का एरिया इतना, उस हिसाब से बीजेपी को इतना फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, ऐसी सब कंट्रोवर्सी वहाँ पर चल रही है। सो दिस इज़ वन थिंग। दूसरा मुद्दा है माइग्रेंट वर्कर्स के लिए रिमोट रिमोट ईवीएम मशीन। ये क्या है। भारत के अंदर सेंसस के हिसाब से करीब 37% आबादी प्रवासी मजदूर जो अपने मूल जन्म स्थान या वतन से दूर कहीं और शादी के चलते, पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए वतन छोड़ के गए, वो सब हुए माइग्रेंट वर्कर्स, प्रवासी मजदूर। तो 37% ऐसे माइग्रेंट वर्कर, और 30 करोड़ भारतीय वोट नहीं देते। अब वोट नहीं देते उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ लोग कोई नहीं, हमें क्यों वोट देना है, हमारे एक वोट से क्या फ़र्क पड़ जाएगा वगैरह। और कुछ ऐसे भी होंगे कि क्योंकि वो माइग्रेंट वर्कर हैं, इसलिए अपने वतन से, अपने जो कंस्टिट्यूंसी है उससे वो दूर रहते हैं, इसलिए वहाँ जाकर छुट्टी लेकर जाकर वहाँ पर वो वोट नहीं कर पा रहे। तो प्रश्न ये, मान लीजिए कोई माइग्रेंट वर्कर मुंबई में काम कर रहा है, तो क्या वो अपने वतन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, अपने वतन जाए बिना मुंबई में बैठा बैठा वहां पर जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें अपना वोट दे सकता है कि नहीं। दैट इज द क्वेश्चन। कैन माइग्रेंट वर्कर वोट फ्रॉम हिज प्रेजेंट सिटी, वर्क सिटी, टू हिज होम होम सिटी या होम कंस्टिट्यूएंसी। तो पहले ये संभव नहीं था, उसको कंपलसरीली उस दिन जो भी छुट्टी तो मिलती है वैसे सरकारी नियमों के हिसाब से, जब भी इलेक्शन होता है तो छुट्टी मिलती है, तब उसने वहाँ पर अपने वतन वापस जाना चाहिए और वहाँ फिजिकली वो जाएगा, वोट करेगा, तभी कर सकता है। अब इलेक्शन कमीशन ऐसा सोच रहा है, नहीं, इनको हेल्प करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि वो मुंबई में बैठा बैठा ही अपने वतन में वोट कर सके, ऐसे बूथ लगवाएंगे। और वहाँ स्पेशल जात का मशीन होगा जिसको हम कहेंगे रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी RVM। सो दैट इज़ द RVM। अब RVM की खास बात क्या होगी, सोचो। मान लीजिए वर्कर मुंबई से ऐसा सोचता है कि मुझे गुजरात विधानसभा, जहाँ पर मैं रजिस्टर्ड वोटर हूँ, उधर मुझे वोट करना है। और मान लीजिए नरेंद्र मोदी वहाँ के तब CM हो,
तो जो अपना ईवीएम मशीन और उसका ये बूथ होता है, उसमें यह नाम कैसे होना चाहिए, नरेंद्र मोदी, शक्ति सिंह गोहिल वगैरह अलग अलग नाम होने चाहिए बराबर। अब वो कोई दूसरा माइग्रेंट वर्कर ऐसा होगा कि जो कहे कि मुझे तो तमिलनाडु में वोट करना है क्योंकि मैं तो वहाँ से आया हूँ और मुंबई में अभी बैठा हूँ, तो वहाँ पर जो भी एम के स्टालिन, करुणानिधि और जो भी उनके अलग अलग लीडर्स हों उनके नाम होने चाहिए। तो यानी जो ये ईवीएम मशीन होगा, रिमोट ईवीएम मशीन, उसमें ऐसी खासियत होनी चाहिए कि इसमें ये जो फोटो, नाम, इलेक्शन का चिन्ह, चुनाव चिन्ह होता है, वो डायनामिकली चेंज हो जाए, जैसे एलसीडी डिस्प्ले या मोबाइल स्क्रीन का डिस्प्ले होता है, जहाँ आपके व्हाट्सएप में अलग अलग लोगों का प्रोफाइल पिक वगैरह चेंज हो जाएगा जैसे आप स्क्रॉल डाउन करो या स्वाइप करो। सो सिमिलर फैसिलिटी विल बी हियर। अब इसके अलावा इसमें और भी फैक्ट्स हैं, लेकिन मैंने आपको बताया, मैं यहाँ पर आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा, बाकी सारे फैक्ट, डिटेल एनालिसिस, भारत में क्या, दूसरे देशों में क्या, ये सब आपको मिल जाएगा मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन अनअकैडमी के, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन में ही बात करें तो क्या बिना इलेक्शन के भी हम लोग संसद में बैठ सकते हैं, जब यहाँ जैसे सचिन और रेखा बैठे थे, उसे हम कहते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स। वो नामांकित सदस्य जो प्रेसिडेंट खुद उनको नॉमिनेट करते हैं क्योंकि उनका लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस में कोई बड़ा योगदान है। तो ये हुए नॉमिनेटेड मेंबर्स इन राज्यसभा, वो होते हैं। उसके अलावा लोकसभा में भी दो एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग, उनको नॉमिनेट किया जाता था। हालांकि 2019 में 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संवैधानिक संशोधन कानून, उसके बाद उसको हटा दिया। क्या दिल्ली की ये जो नगर निगम होगा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, उसके अंदर ऐसी सुविधा है कि नहीं? तो जवाब है हाँ, वहाँ पर ऐसा है कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर 10 लोगों को वहाँ पर ऐसे नॉमिनेट कर सकते हैं जिनको कहा जाता है आल्डरमैन। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऐसे 10 आल्डरमैन को नॉमिनेट करेंगे। अब इसमें कंट्रोवर्सी ये हो रही है कि सारे के सारे जो नॉमिनेट हुए वो सब बीजेपी के हैं, और उनमें से कुछ ऐसा आरोप लग रहा है कि वो तो दिल्ली में रहते भी नहीं, किसी और राज्य में रहते हैं। तो इसलिए कुछ हंगामे चल रहे हैं और उस पर जो आम आदमी पार्टी, उसका विरोध है। अब जरा हम देख लेते हैं कि इन सबको वोटिंग पावर कितना मिलता है। तो राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर हैं, वो प्रेसिडेंट के चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं, और बाकी सब जो भी मैटर वहाँ पर हो रहे हैं उस पर अपना डिबेट, क्वेश्चन आवर, वो सब में हिस्सा वो ले सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ये आल्डरमैन या नॉमिनेटेड मेंबर है, उनको क्या पावर है? तो देखिए, दिल्ली के एलजी के इलेक्शन में वो हिस्सा ले नहीं सकते क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर का इलेक्शन होता ही नहीं है, वो तो सीधा ही सरकार उसको अपॉइंट करती है, केंद्र सरकार। तो उधर तो उसका कोई रोल बनता नहीं। मेयर की इलेक्शन में भी ये आल्डरमैन वोट कर नहीं सकता। हालांकि नीचे सब जोनल स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं दिल्ली की, उनके मेंबर्स को चुनने में वो कुछ वोट दे सकता है। ऑल्दो आई वुड नॉट लूज स्लीप ओवर ऑल दिस कि उसके पास कितना वोटिंग पावर है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इतना डेप्थ में वहाँ पूछा जाए। मैक्सिमम पूछ सकते हैं कि आल्डरमैन होता है बस, उसके कितने वोटिंग पावर है, आई डोंट थिंक वी शुड लूज स्लीप ओवर दैट। हाँ, तो ये था इलेक्शन का मसला। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ राइट्स इशू, मतलब आपके मूलभूत अधिकारों का हनन हो रहा हो, सुप्रीम कोर्ट कुछ बोल रही हो, कुछ नया कानून आ रहा हो, इस टाइप के वीकली करंट अफेयर्स क्या थे। आगे बढ़ने से पहले हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो यूपीएससी की तैयारी, सारे सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, प्रीलिम्स, मेन, सबकी तैयारी के लिए अन अकेडमी का प्लस प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आपको टॉप एजुकेटर्स के लाइव क्लासेस, क्लास मिस हो गया तो रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हैं, प्रीलिम और मेंस की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज इवेल्युएशन के साथ नोट्स आपको दिए जाते हैं, अफलातून पावर पॉइंट पे पढ़ाई होती है। इंग्लिश मीडियम के लिए भी वी हैव बैचेस, बाइलिंगुअल के लिए भी, और हिंदी माध्यम के लिए भी, शुद्ध हिंदी के लिए भी बैचेस होते हैं। इन सब के रजिस्ट्रेशन लिंक, डिस्काउंट वगैरह की ऑफर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसका फ़ायदा उठाएं। तो ये तो हुआ बेसिक प्लस पैकेज। इसके ऊपर आप एड ऑन भी ले सकते हैं कि जिसे हम कहते हैं आइकॉनिक एड ऑन, जहाँ पर आपको अलग से मेंटर्स असाइन किए जाएंगे जो आपको आप उनसे फ़ोन पे बात करके पर्सनल वन ऑन वन गाइडेंस वगैरह मिलता रहे, डेली आंसर राइटिंग, डेली कंटेंट, एमसीक्यू, और ये जो नोट्स होते हैं बाकी सबको डिजिटल एक्सेस मिलती है, आपको प्रिंटेड कॉपी, हार्ड कॉपी उन नोट्स की मिलेगी। सो दैट इज़ आइकॉनिक एड ऑन। फिर वापस आते हैं, तो मैं बात कर रहा था वीकली करंट अफेयर्स में राइट्स इशू। राइट्स इशू में एक तो है राइट टू लिव एंड राइट टू होम। आवास का अधिकार भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप झोपड़े में रहेंगे, सड़कों पे रहेंगे, तो बहुत सारे जोखिम होते हैं, क्राइम, डिजीज़, डिज़ास्टर, रोड एक्सीडेंट, इन ड्रंक ड्राइविंग, बहुत सारी प्रॉब्लम। खैर, उत्तराखंड के अंदर कोई हल्द्वानी नाम का इलाका है,
कि जहाँ रेलवे का ये कहना है कि ये सारी ज़मीन हमारी है और ये लोग गैर कानूनी रूप से इन लोगों ने सब मकान बना दिए, तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ऐसे 50,000 लोगों को वहाँ से हटाया जाए क्योंकि उनका इलीगल ये सब झोपड़पट्टी बना है उसको तोड़ दो, ऐसा कुछ आदेश दिया। फिर वो सब लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि 7 दिन के भीतर तो 50,000 लोगों को आप हटा देंगे तो वो सब जाएंगे कहाँ। इससे पहले उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स नीड टू बी मेड, तो उसके वास्ते काम चल रहा है। तो उसे स्टे ऑर्डर दिया गया अभी। फिर दूसरा होता है राइट्स इशू में कि सिनेमा के अंदर खाने पीने का अधिकार। अब वैसे सिनेमा मालिकों का ये कहना है कि ये हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट है। अगर आप होटल में जाते तो होटल में आप घर से खाना नहीं ले जा सकते, वो जिद कर भाई तो मैं बेचने आया ना तो इधर तुम मेरा लो। तो उसी तरह कुछ पहले ऐसा एक कोर्ट ने आदेश दिया था कि ये जो सिनेमा वाले कहते हैं कि आप बाहर से खाना भी नहीं ला सकते और पानी भी नहीं ला सकते, तो वो बराबर है। मतलब कैन यू ब्रिंग आउटसाइड फूड, नो। कैन यू ब्रिंग आउटसाइड वाटर, नो। ऐसा आदेश था। फिर ये मामला धीरे धीरे हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहीं गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ठीक है बाहर से खाना तो नहीं ला सकते, लेकिन बाहर से आप पानी ला सकते हैं क्या। तो ऐसा आदेश दिया कि सिनेमा मालिक ने सभी जो सिनेमा प्रेमी आए हैं उसको मुफ्त में शुद्ध पेयजल, फ्री ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल सिनेमा व्यूअर्स, ये तो उसने कंपलसरीली देना ही होगा। तो ये नया जजमेंट। फिर आगे है कि राइट टू स्पीच या फ्रीडम ऑफ स्पीच। क्या एक सिटीजन सरकार के खिलाफ केस कर सकता है कि मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच वायलेट हो रहा है, कि कोई पत्रकार कहे मुझे ये लिखना था, सरकार ने दबा के आर्टिकल नहीं कैंसिल करवा दिया या कुछ। तो जवाब है हाँ, वो ऐसा अपना मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ ऐसी फरियाद कर सकता है। तो उसे हम कहेंगे वर्टिकल अप्रोच, ये ऊर्ध्व चल रहा है नीचे से ऊपर, कि सरकार अपने ऊपर मालिक है, उसके खिलाफ हम केस कर सकते हैं। जवाब है हाँ। अब दूसरा प्रश्न, कि क्या एक सिटीजन दूसरे सिटीजन के खिलाफ बोल सकता है कि ये आदमी मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच को वायलेट कर रहा है, कि मैं एक कोई जगह पर न्यूज़पेपर चैनल में नौकरी करता था और ये बड़े उद्योगपति ने चैनल ही खरीद ली और मुझे अब बोलने नहीं दिया जा रहा। अगर ऐसा क्या वो केस कर सकता है? अगर हाँ तो हम कहेंगे कि हॉरिजॉन्टल अप्रोच टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि एक अपने पड़ोसी या बाजू वाले के खिलाफ आप शिकायत कर सके। तो बात यह है यहाँ पर केस कुछ ऐसा हुआ कि क्या एक नागरिक, मेरे बोलने की आज़ादी छीनी जा रही है, ऐसा केस किसी अन्य व्यक्ति या कंपनी के खिलाफ कर सकता है अंडर फंडामेंटल राइट्स। तो इस पर पहले क्लैरिटी नहीं थी। पहले ये था कि क्या आप गवर्नमेंट के खिलाफ केस कर सकते हैं ऐसा, तो जवाब है हाँ। क्या प्राइवेट सिटीजन के खिलाफ कर सकते हैं, तो डाउटफुल था या क्लैरिटी नहीं थी। फिर ये कुछ अभी जजमेंट आया तो उसमें बोला कि हाँ ऐसा प्राइवेट सिटीजन के खिलाफ भी आप कर सकते हैं। मुझे आसानी से याद रखना हो खुद के लिए, मैं ऐसा याद रखूं कि रवीश कुमार सरकार के खिलाफ तो केस कर सकते थे, अदानी के खिलाफ भी कर दे कि मुझे एनडीटीवी में से निकाल दिया गया और मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं दिया गया। तो ये हुआ हॉरिजॉन्टल अप्रोच। अब उसके ही आगे की, कई बार ऐसे न्यूज़ आते हैं कि मंत्री हेट स्पीच देते हैं, घृणा वाली भाषण, कि हिंदू मुस्लिम के बारे में बोल दिया जाए, किसी एक धर्म समुदाय ज्ञाति या प्रदेश के लोगों के बारे में कुछ सही गलत बोल दिया जाए। तो इस पर कुछ पीआईएल चली कि अगर कोई इंडिविजुअल मिनिस्टर ऐसी हेट स्पीच देता है जिसके चलते दंगे भड़कते हैं और फिर जो भी लोगों का नुकसान हुआ या उस मिनिस्टर को सजा हो या सरकार मुआवजा दे, कॉम्पेंसेशन दे, तो उस पर कोर्ट ने कुछ ये कहा कि पूरी जो सरकार है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको हम सिर्फ एक मंत्री के ऐसे हेट स्पीच के लिए दोषारोपण नहीं दे सकते, और उस केस में मतलब पूरी सरकार के ऊपर कोई एक्शन बनती नहीं, जो भी वो इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ कुछ हो सकता है। अब इसके भी अंदर फाइनल नुआंसेस होंगे सब, कि ये फैक्ट, ये एनालिसिस, पहले क्या बोला था, बाद के जजमेंट क्या है, दूसरे देशों में क्या व्यवस्था है, वो सब मंथली मैगजीन के अंदर आएगा अनअकैडमी की, उसके अंदर आप डाउनलोड करके देख लेना। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन। कई बार महिलाएं, उनका बच्चा हो जाए फिर उनको नौकरी छोड़ देनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे का पालन पोषण करना है और उसी के अंदर, और फिर वो वापस नौकरी जोड़ना भी चाहे तो या तो वक्त नहीं दे पाती या उनकी वो पोजीशन चली गई होती। तो ब्रिटेन के अंदर पहले जो महिला प्रधानमंत्री थी लीज ट्रूस या जो उनका नाम था, उन्होंने ऐसा कहा था कि ऐसे हर एक वर्किंग मदर्स को हर हफ्ते कुछ 40 घंटे उसके बच्चे का ध्यान रखा जाएगा, ऐसी हम सरकारी जो भी संस्था खड़ी करेंगे, आया देंगे, ऐसी सब फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, ऐसा बोला था। लेकिन फिर अब ये जो नई ऋषि सुनक की सरकार आई है तो उन्होंने सब कैलकुलेशन मारा तो कि भाई इतने सारे बच्चों को रखने के लिए अगर हम कुछ ऐसा नर्सिंग होम या
डे केयर सेंटर रखेंगे, आयाओं को, बेबी सिटर्स को नौकरी पे रखेंगे, जितना पैसा चाहिए हमारे पास नहीं है। आपने इससे भी पहले देखा होगा अलग अलग न्यूज़ में कि कैसे उनकी इकोनॉमी के इतने वांदे चल रहे हैं कि कुछ फाइनेंस मिनिस्टर था, उसने कुछ बोला और उसको भी हटा देना पड़ा, बजट ठीक से नहीं बना के लाया था। तो उनके पास पैसा है ही नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं करेंगे ये। मीनवाइल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राजनीति के पथदर्शक सिद्धांत, उसमें ऐसा सब है कि मैटरनिटी रिलीफ और ये सब मदर्स को सुविधा होनी चाहिए। उसके वास्ते कुछ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट वगैरह भी हैं कि उसके अंदर जो फैक्ट्री मालिक है उसने महिलाओं के लिए ऐसे शिशु गृह, डे केयर सेंटर खोलने होंगे, उसमें वो अपने बच्चे को रखे, दिन के अंदर उसको 4 बार 6 बार 2 बार मिलने की छूट होगी वगैरह। सो यस, देर आर सम प्रोविजंस। उसके भी और सब फैक्ट्स एनालिसिस मंथली मैगजीन में आप देख लें। आगे बढ़ते हैं तो राइट्स इशू और उसके अंदर राइट अगेंस्ट डेथ पेनल्टी। अमेरिका के अंदर भी मृत्यु दंड तो है और कुछ जगह इलेक्ट्रिक चेयर से, कुछ जगह इंजेक्शन देकर मार दिया जाता है। उसमें नई बात यह है कि पहली बार एक किन्नर को मृत्युदंड दिया जाएगा, फर्स्ट ट्रांसजेंडर पर्सन हु विल बी एग्जीक्यूटेड। उसने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या की थी। उसके सामने भारत के अंदर स्थिति क्या है। एक शबनम अली थी, उसने अपने फैमिली मेंबर्स को मारा था, उसको भी फांसी की सजा दी गई। उसके बाद ये नलिनी या किसी केस, वो राजीव गांधी, उसके अंदर उसको माफ किया था या कुछ था। सो दीज आर पोजिशंस रिलेटेड टू कि डेथ पेनल्टी फॉर वीमेन वो सही गलत, वो लंबी एथिक्स और आगे बात चले वहाँ पर। खासकर जो प्रेग्नेंट डेथ वुमन हो तो उसको देनी चाहिए कि नहीं, अगर दी जाए तो फिर उसका जो अनबॉर्न बेबी है जिसका कोई दोष नहीं है उसकी भी मृत्यु हो जाए, वो सही नहीं होगा, एंड सो ऑन। थोड़ा आगे बढ़ते थे इंटरनेशनल रिलेशन। एक तो होता है फर्स्ट वर्ल्ड जैसे अमेरिका, यूरोप, कनाडा, और दूसरा होता है थर्ड वर्ल्ड जैसे भारत, चाइना वगैरह। हालांकि आजकल इन शब्दों को थोड़ा खराब माना जाता है, अपमानजनक माना जाता है, इसलिए नए वर्ड्स यूज़ करते हैं कि जो अमेरिका, कनाडा वगैरह उसको हम बोलेंगे ग्लोबल नॉर्थ। और ये जो भारत, चीन जैसे देश हैं थोड़े गरीब हैं उनके मुकाबले, या विकासशील है, डेवलपिंग कंट्रीज, तो उन्हें ग्लोबल साउथ कहेंगे। तो इसमें नई बात यह है कि भारत में एक वर्चुअल समिट होगी जिसका नाम होगा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, और वहाँ पर ये यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस नाम से ये चीज़ होगी। उसके अंदर भी क्या आउटपुट हुआ है वो सब मंथली मैगजीन में मैं कवर करूँगा, आप देख लेना। आईआर डिफेंस के अंदर हमने ये कुछ चीज़ें देखी। और क्या क्या हो रहा है यूरोप का नक्शा, पहले तो वीडियो पॉज करके आराम से देख लेना कि कौन कौन से देश हैं। अब इसमें फोकस हम करें क्रोएशिया, जिसके पड़ोस में कौन है, स्लोवेनिया, हंगेरी, सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो। तो क्रोएशिया की पहले करेंसी थी क्रोएशियन कूना, और उन्होंने अब बोला कि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बन गए, तो आप समझते हैं कि अब उसकी करेंसी क्या होगी, यूरो करेंसी। और ये शेंजेन पासपोर्ट जोन या वीज़ा फ्री जोन की, जहाँ पर बाकी सब देशों के, यूरोपियन यूनियन के बाकी सब देशों के लोग वहाँ पर आ सके, जा सके, ट्रैवल आसान हो जाए, ऐसी सुविधा होगी। सो क्रोएशिया बिकम्स 27th फुल्ली इंटीग्रेटेड मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन कैसे बना था, 1993 में एक ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिच, उस संधि के बाद ये संस्था बनी थी। उसमें ब्रिटेन भी था एक ज़माने में, फिर ब्रिटेन वालों को मज़ा नहीं आ रहा था तो उन्होंने रेफरेंडम किया, रेफरेंडम के बाद वो निकल गए, जिस चीज़ को हम कहते हैं ब्रेग्जिट। यूरोप से आगे चलते हैं तो इसराइल पैलेस्टाइन, उस पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र की सामान्य परिषद, उन्होंने ये कहा कि ये जो इसराइल ने पैलेस्टाइन पे कब्जा किया, इस मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का क्या कहना है, या कोई दूसरा केस होगा उस पर उनकी क्या राय है, ये पूछ लेते हैं। ये आईसीजी मेरे ख्याल से नेदरलैंड के द हेग नाम के शहर में बैठती है। अब इस मामले पर पहले वोटिंग होना था यूएन जनरल असेंबली में कि हाँ हम आईसीजे को ऐसा पूछे कि नहीं, या उसको ऐसा आदेश दे कि नहीं। तो 80+ नेशन ने फेवर में बोला, अमेरिका, इसराइल स्वाभाविक के मना करेंगे, भारत ने गैर हाजिरी दिखाई, ताकि बाकी लोग भी नाराज़ नहीं हो और अमेरिका इसराइल भी नाराज़ नहीं हो। खैर मेजोरिटी प्रिवेल्ड और इसके फेवर में आया है जजमेंट। बट अगेन ये तो ऐसी बॉल बाय बॉल कॉमेडी पहले भी चलती है, कुछ पैलेस्टाइन के अंदर इन्होंने ह्यूमन राइट वायलेशन किया तो आईसीजी या आईसीसी में केस चलेगा कि नहीं, एग्जैक्ट क्या होता है वो तो लंबी चौड़ी कहानी, फाइनल स्टेज पे है तब दिमाग उस पर लगाना चाहिए। अभी के लिए तो इतना कि हाँ ये सब जो चीज़ होती है कि इसराइल पैलेस्टाइन के मसले पर चाहे जनरल असेंबली कुछ बोले, आईसीजी बोले, तो भारत के लिए थोड़ा टाइट रोप हो जाता है, क्योंकि हम बाकी जो अरब देश हैं उनको भी नाराज़ नहीं करना चाहते और अमेरिका, इसराइल को भी नाराज़ नहीं करना चाहते। प्रवासी भारतीय दिवस,
कब मनाते हैं? 9 जनवरी, क्योंकि 1915 को इसी दिन गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस भारत आए थे। पहले ये हर साल रंगारंग कार्यक्रम होता था, फिर 2015 से सरकार ने सोचा कि पैसा थोड़ा कम पड़ रहा है, तो हर 2-2 साल पे रंगारंग कार्यक्रम होता है। तो ऐसा 2023 का भी मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हो रहा है। अब ये जो तारीख थी 9 तारीख, मेरे ख्याल से सोमवार था, और उसी दिन अपनी मृणाल्स मंडे, क्योंकि सोमवार होता है तो रात 8 बजे करंट अफेयर्स की टेस्ट होती है। उसके अंदर सबने रैंक हासिल की, इनको बधाई। पहले क्वेश्चन देखते हैं फिर बधाई देते हैं। देखिए, ये टेस्ट भी देनी हो तो फ्री में ही होती है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। अब ये टेस्ट दें, और ये वीडियो शुरू करने से पहले मैंने ऐसे रैंडमली उसको टेस्ट दिया और मैंने एक भी क्वेश्चन टिक नहीं किया। तो भी आप पाएंगे कि जो 1100 लोगों ने परीक्षा दी थी उसमें मेरा 16% या 16% है, जबकि मैंने 0 क्वेश्चन ही टिक किया। इसका मतलब क्या? कुछ लोगों ने इतने नेगेटिव किए होंगे कि वो मुझसे भी ज़्यादा नीचे गिर गए। ज़रा जल्दी से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ तो आर्टिकल्स के बारे में जो याद करो। सुप्रीम कोर्ट और वो राजीव गांधी के हत्यारों के बारे में रिव्यू पिटीशन का मामला चला था। बेनिन कुछ चर्चा में आ गया था क्योंकि वहाँ पर से कुछ आर्टिफैक्ट ब्रिटेन ने चुराए थे, वापस चाहिए। वो कहाँ पर है? वेस्ट अफ्रीका में। देखिए, अभी मैं मृणाल्स मंडे में जानबूझ के सिंपल क्वेश्चन इसलिए रखता हूँ ताकि डिमोटिवेट नहीं हो जाए जिन्होंने अभी अभी तैयारी शुरू की। फिर डिफिकल्ट टाइप के कि यहाँ पर भी 4-5 पैर डाल के करो, तो ऐसा मई महीने तक हम पहुँचेंगे जब असल प्रीलिम है तब देखेंगे। लेकिन आप देखिए, ऐसा सिंपल सा सवाल है कि वर्ल्ड मैप का लोकेशन, प्लेसेस इन न्यूज़ के बारे में, क्योंकि ऐसे 2022 में भी कुछ आए थे पॉजिटिव नेगेटिव कारण से कोई जगह चर्चा में रही उसके बारे में पूछा हो। तो इसमें भी आप पाएंगे 66% नहीं है, 1100 में से 66% ही इसे सही कर पाए। फिर ये माउंटेन पासिस के बारे में, वो सब चीन वगैरह की मुठभेड़ के चलते चर्चा में, इसमें भी 60% स्कोर रहा। भारत की ऑफिशियल एंट्री कौन सी है? तो चलो दिवस फॉर इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी। कुछ लोग RRR टिक करके हैं, भाई उसका गाना सिर्फ आया। जॉयलैंड तो वो तो पाकिस्तान की मूवी है, होमोसेक्सुअलिटी के बारे में वगैरह। फिर ये SC ST वगैरह के कहाँ पर रिकग्निशन मिला। फिर प्रोजेक्ट 50, वो INS मरमागांव नाम का जो था, वो क्या स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, उसके बारे में प्रोजेक्ट 15 है, 15 भी उसके साथ जुड़ा है। बॉइलिंग पॉट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये इसलिए था, बिहार के अंदर जहरीली शराब पी के कुछ 200 लोग मर गए। उसके बाद न्यूज़पेपर में आर्टिकल आता कि हुच वो देसी कैसे बनता है, उसमें पहले मीथेनॉल निकलता है, उसके बाद इथेनॉल निकलता है, तो उसको अरेंज कैसे करेंगे उसके बारे में चीज़ें थी। बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस काफ़ी फेमस था, वो आपको पता होना चाहिए। 30x30 के अंदर क्या है, लैंड और वाटर दोनों को कंजर्व करना है, ऐसा 30x30 टारगेट है, वगैरह वगैरह। आराम से आप टेस्ट देना। उसके अंदर जिन्होंने बेस्ट परफॉर्म किया उनको बधाई। पहला नंबर रश्मि बैनर्जी, फिर योगेश, दीपांजलि, श्रीकांत, संदीप, कपिल, हार्दिक, ईशान, मोहित, अंशु एंड अदर्स। बेस्ट विशेष, बहुत बहुत बधाई। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। हम हमारा मुद्दा जो था प्रवासी भारतीय। प्रवासी भारतीय दिवस पर कुछ ऐसे ओवरसीज इंडियंस को उनके काम के लिए शाबाशी और इनाम दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं प्रवासी भारतीय सम्मान। किनको मिला, वीडियो पॉज करके देख लेना। पर्सन न्यूज़, खास करके जो नॉन IAS एग्जाम होते हैं, मतलब CDS CAPF स्टाफ सिलेक्शन वगैरह में थोड़ी नज़र रहे। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन, और उसमें ये इंडियन एक्सप्रेस में लिखते हैं C राजा मोहन, तो उनकी कॉलम थी, पढ़नी चाहिए ताकि थोड़ा इंग्लिश बेहतर हो अपना। और ऐसा भी नहीं पूरा साल पढ़नी चाहिए। देखिए, अगर आप उसको 3 महीने 6 महीने पढ़ेंगे तो तब तक उसने सभी देशों के बारे में एक दो बार लिख दिया होगा कि रशिया भारत, रशिया पाकिस्तान, रशिया चाइना, और उसके बाद नया तो वो क्या ही बोल देंगे, तो फिर आइडियाज़ रिसाइकल होते हैं। तो बाद में जब आप पढ़ते हैं तो उतना टाइम नहीं जाता है। खैर, तो इस बार उन्होंने ये जो रशिया वगैरह के बारे में क्या बोला, युद्ध के चलते, यूक्रेन के साथ लड़ाई के चलते रशिया की इकोनॉमी बर्बाद हो रही है, कमज़ोर हो रही है बराबर। यूरोप इस चीज़ में रशिया को रोक नहीं पाया, तो वो यूरोप की कमज़ोरी दिखाता है। अमेरिका ने अपने कुछ वेपन्स, ड्रोन्स और स्पेसएक्स, इलॉन मस्क की जो कंपनी, उसने कुछ सैटेलाइट ब्रॉडबैंड की सुविधा दी थी, तो उससे यूक्रेन को फ़ायदा हुआ। और USA, रशिया और चाइना दोनों को अभी टक्कर इन सब में दे सके, उसका ऐसा पावर बन रहा है। हालांकि चाइना का भी सेंट्रल एशिया के प्रति अब पावर बढ़ेगा, ये सब युद्ध के चलते। इसमें और भी आया, मैं आराम से उसको आप पढ़ो टू डेवलप योर वोकेबुलरी। डिफेंस के अंदर पर्सन इन न्यूज़ में कैप्टन शिवा चौहान, वो पहली भारतीय आर्मी अफसर हैं, महिला आर्मी अफसर हैं, जो सियाचिन की रक्षा के लिए उनको डिप्लॉयमेंट दी गई है। साइंस में खास एक कुछ था नहीं, एक दो ही। मित्रों, ये पुलिस और मिलिट्री के अंदर जो नौकरी की भर्ती प्रक्रिया होती है, उसमें कई बार धांधली होती है कि उसका चेस्ट मेजरमेंट ठीक ना हो, उसकी ऊंचाई ठीक ना हो, फिर भी 2 नंबर का सब भाई भतीजावाद में रिश्वत लेके पास कर दिया जाए।
तो उसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए गए। मुंबई पुलिस में कुछ रिक्रूटमेंट चल रही थी। छाती नापने के लिए मैग्नेटिक टेप, हाइट नापने के लिए सेंसर हिल, ताकि क्या वो थोड़ा ऐसा खुद से ही एड़ियों पर खड़ा होकर अपनी हाइट ज़्यादा ना नपवा दे, ऐसा वो खास हिल होता है। फिर इन सब मिलिट्री वाली रिक्रूटमेंट में आपको दौड़ना होता है सिलेक्टेड टाइम फ्रेम में, तो वहाँ पर कोई धांधली नहीं करा, इसलिए RFID टैग उसको चिपकाया टी शर्ट में, और फिर उतने टाइम में उसने क्रॉस किया कि नहीं, ऐसा सब चेक हो। तो दो जगह पर उपयोग है, एक तो साइंस टेक्नोलॉजी में उपयोग है और दूसरा एथिक्स पेपर 4, वहाँ पर कुछ पूछा जाए कि रिक्रूटमेंट होने वाली है और आप क्या करेंगे टू प्रिवेंट एनी मिस्चीफ, तो अपने पास ऐसे सब साधनों से हम यूज़ कर, CCTV कैमरा, ड्रोन सर्वेलेंस और भी बहुत चीज़ें हो सकती। एनवायरमेंट, तो एनवायरमेंट के अंदर जाने लायक तो नेशनल हाइड्रोजन मिशन कुछ आया है। हाइड्रोजन के 3 प्रकार याद करने MCQ के लिए, मैच द फॉलोइंग के लिए। एक तो होता है ग्रे हाइड्रोजन। अब मान लीजिए पानी का विघटन इलेक्ट्रोलाइसिस कुछ करे तो उसमें H2O2 निकलेगा, तो उसके लिए आपको एनर्जी सप्लाई करनी होगी। तो अगर आप पेट्रोल डीजल कोयला जला के करोगे तो आप क्या कहोगे, ग्रे हाइड्रोजन है। अब ऐसा पेट्रोल डीजल जला के करो, लेकिन बाद में जितना उससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण हुआ उसको वापस एब्जॉर्ब कर लो, उसके लिए पेड़ पौधे लगा दो, ऐसा कुछ किया जाए तो हम कहेंगे ब्लू हाइड्रोजन बना, फ्रॉम फॉसिल फ्यूल विद कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज ऑप्शन। और तीसरा कि ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया से हमें हाइड्रोजन बनाना है, उसके लिए जितनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है, वो अगर ये विंड पावर, सोलर पावर, रिन्यूएबल एनर्जी, स्वच्छ ऊर्जा, सतत ऊर्जा, उसकी मदद से आप देंगे, तो हम कहेंगे जो हाइड्रोजन पैदा हो उसका नाम होगा ग्रीन हाइड्रोजन। हाँ, तो बस इसी को प्रमोट करने के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करने के लिए, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन किसने लॉन्च किया, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने लॉन्च नहीं किया, याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने लॉन्च किया है। और इसके लिए सब टैक्स में माफ़ी, सब्सिडी वगैरह हेल्प की जाएगी, जिससे कितना 5 लाख मिलियन मैट्रिक टन हाइड्रोजन पैदा करेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन। 8 करोड़ रुपए का, 8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे, 6 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। और जितना ये कार्बन प्रदूषण होता है उन सब में 1 लाख करोड़, मतलब एक तो प्रदूषण कम होगा, और जो बाहर से हम ये क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं जिससे पेट्रोल डीजल बनाते हैं, उस इंपोर्ट में भी 1 लाख करोड़ का जो हमारा इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा। तो सोचो उस हिसाब से बैलेंस ऑफ पेमेंट और उसके अंदर करंट अकाउंट डेफिसिट, चालू खाता घाटा, वो कितना कम हो जाएगा। सो यस, इट विल हेल्प। एनवायरनमेंट में असम सरकार का ये कहना है कि पिछले साल किसी भी गेंडे का शिकार असम में नहीं हुआ, और सितंबर 22 को वर्ल्ड राइनो डे के रूप में मनाया जाता है। मित्रों, गेंडे के बारे में मैंने एक और न्यूज़ वहाँ पर देखी थी। गेंडे की क्यों शिकार किया जाता है, क्योंकि शिकारी उसका ये सींग लेना चाहते हैं, जिससे वो चाइना में वो सब सेक्स पावर की दवाई बनाते हैं, थाईलैंड वगैरह में कैंसर की दवाई बनाते हैं, ये सब के लिए मिसयूज़ होता है। अब दो बातें हो सकती है, कुछ बार फॉरेस्ट ऑफिसर ने शिकारी को पकड़ा होगा और उससे ऐसे गेंडे के सींग बरामद किए होंगे। और कुछ बार कि गेंडा प्राकृतिक रूप से नेचुरल कॉज से मर गया हो और फिर उसका ऐसा सींग मिला हो। दोनों ही केस में सरकार को करीब ऐसे 2,500 गेंडे के सींग मिले थे। सरकार ने उसका क्या किया, नीलामी की, बेच दिया, प्रेसिडेंट के कुछ ऑफिस में उसको डेकोरेट करवाया, नहीं, सब के सबको जला दिया है। क्योंकि सरकार ये दिखाना चाहती है कि भाई ये गेंडे के सींग का कोई वैल्यू नहीं है, मरा हुआ जानवर है, उसको जला देना है। सो गवर्नमेंट ट्राइज टू पुट अ, क्योंकि आप सोचिए अगर चाहे सरकार तो इसको बेच भी सकती थी और उसमें पैसा है और फिर कहे कि हाँ इससे हम गरीब कल्याण करेंगे या पेड़ पौधे लगाएंगे, पर सरकार ने ऐसा नहीं किया। क्योंकि अगर आप बेचेंगे तो सोचिए कोई अमीर आदमी इस सींग को खरीदेगा, अपने घर पे उसका शील्ड लगाएगा, तो दूसरा अमीर आदमी उसको देगा, अच्छा मुझे भी चाहिए, तो तब तो गेंडा है नहीं, तो वो किसी शिकारी से खरीदेगा और वापस वो शिकार की प्रवृत्ति को और ज़्यादा प्रोत्साहन मिले। तो इसके वास्ते सरकार नहीं चाहती, इसलिए जला दिया। ऑन दी अदर हैंड, नामीबिया, अफ्रीका का एक देश, वहां पर भी ऐसा होता है। कुछ हाथी दांत यानी आइवरी, एलिफेंट टस्क, शिकारियों से बरामद हुए होंगे, और कुछ ऐसे कि वो हाथी मर गया होगा और फिर उसकी हड्डियां मिली होंगी। नामीबिया ये चाहता है कि हम इनको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि हमको पैसा मिले, हमारे लोग बहुत गरीब है, उसका गरीब कल्याण करना है। उसके वास्ते कि IUCN नाम की ऑर्गेनाइजेशन है जो ये इंटरनेशनल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, उस पर रेगुलेशन है, उसके साइट्स अग्रीमेंट वगैरह, तो वहाँ पर वो अपनी अनुमति चाहते हैं। भारत ने पहले मना करता था कि ऐसा सब मत अलाउ करो, लेकिन हाल वो एब्सटेन रहता है, वो इस वोटिंग में हाँ भी नहीं बोलता, ना भी नहीं बोलता। क्रिटिक का ये कहना है कि नामीबिया ने हमको जो चीते मध्य प्रदेश के अंदर डोनेट किए थे या दिए थे, उसके एहसानों के तले दबकर भारत सरकार इस पर चुप्पी साधे। ज्योग्राफी, तो अब तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इकोनॉमी देखा, फिर अभी पॉलिटी आया, डिफेंस, साइंस, एनवायरनमेंट देखा, अभी ज्योग्राफी में जाने लायक क्या प्लेसेस इन न्यूज़।
एंड फिजिकल ज्योग्राफी। एक तो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, वो ऐसा कहता है ये पूरा जो इलाका है पृथ्वी वो एक ही सिंगल था, वो गोंडवाना लैंड वगैरह जो भी, और फिर उसका धीरे धीरे विघटन हुआ, महाद्वीपीय भाव सिद्धांत है जो, कि उसमें ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका सब धीरे धीरे टूट के बिखर गए, वो सब चीज़ को कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी कहते हैं। ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट नहीं है इसलिए मेरे को बहुत डिटेल में आता नहीं, आप उसके वीडियो ये चैनल पे, दूसरे चैनल पे आप आराम से देखना। तो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी है। और फिर आपको पता होगा एक रूबिक्स क्यूब होता है, ये ऐसा ऐसा गोल गोल करके वो कलर के हिसाब से स्क्वायर को आप अरेंज करें। तो एक कोई हेनरी सेगरमन नाम का व्यक्ति है, उसने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट 3D पजल बनाया कि जहाँ पर ऐसा अब ये गोले को घुमा घुमा कर वहाँ पर ऐसी पहले क्या था बाद में क्या हुआ ऐसा सब बनाओ। और ये उसने इतना जटिल बनाया है ये पजल कि अब तक सिर्फ एक आदमी पूरी दुनिया में इसको सॉल्व कर पाया। प्लेसिस इन न्यूज़ में आर्को नोवी और वारांडी, ये तीन रशिया के ऊपर जो आर्कटिक समुद्र होगा वहाँ के बंदरगाह हैं, पोर्ट्स हैं, कि जहाँ से आर्कटिक रीजन में से जो कच्चा तेल रशिया को मिलता है उसको वो एक्सपोर्ट करते हैं। अब पहले ये सारा कच्चा तेल वो लोग यूरोप की तरफ एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन अभी ये जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस है उसके बाद जो प्राइस कैप वगैरह चीज़ चली है, तो रशिया वाले वो सारा कि तुम इधर घूम के जाओ और भारत और चीन को ये चीज़ एक्सपोर्ट करो, इसलिए वहाँ से जो ऑयल आता था पहले यूरोप की तरफ जाता था, अभी भारत और चीन की तरफ ज़्यादा जा रहा है। एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जा रहा है। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने बोला, भारत सरकार ने रिक्वेस्ट की थी इसलिए ये हो रहा है, ये ज्वार बाजरा वगैरह। तो उसको और प्रमोट करने के लिए क्या किया जाए, मध्याह्न भोजन, हालांकि उसका मेरे ख्याल से अब नया नाम है पीएम पोषण, की सरकारी स्कूलों में बच्चों को खाना देंगे, उसमें सब रोटी चपाती की जगह ऐसे सब बाजरा वगैरह की चपातियाँ बनाकर दी जाएं, और वो भी स्थानिक जो किसान है उन्हीं से खरीद के दी जाए, लोकली सोर्स मिलेट्स फॉर द मिड डे मील। तो काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, वो फार्मर को भी मोटिवेशन रहे और बच्चे भी खाए तो उनकी भी हेल्थ अच्छी रहे, न्यूट्रिशन उसमें से अलग अलग मिलता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिस पे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया किसानों से अनाज खरीदता है, अब यूजुअली वो दो ही चीज़ खरीदता है, गेहूं और चावल। तो और क्या करना चाहिए कि ऐसे जवार बाजरा भी वो प्रोक्योर करे करना चाहिए। और तीसरा कि रेडी टू ईट फूड्स, ये जो भी वेफर कुरकुरे नमकीन नूडल्स और जो भी दूसरी चीज़ बनती हो वो गेहूं चावल और मैदे से ज़्यादातर बनते हैं, उसमें भी मिलेट्स का प्रयोग ज़्यादा किया जाए तो लोगों की हेल्थ भी अच्छी होगी, इनकी डिमांड भी बढ़ेगी, तो किसानों को भी मोटिवेशन मिलेगा कि ये चीज़ को हम ज़्यादा उगाते हैं। इसके अलावा और भी मुद्दे बन सकते हैं, अब वो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो मुझे लगता है उसमें इसकी बात और होगी, एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में तो हम पढ़ लेंगे। तो एग्रीकल्चर में ये एक बड़ी चीज़ थी। उसके बाद हिस्ट्री कल्चर। हिस्ट्री कल्चर में केंद्र सरकार की कॉमर्स मिनिस्ट्री एक लेकर आई है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, मतलब हर जिले के अंदर एक बेस्ट चीज़ क्या है उसको हम प्रमोट करेंगे, रेलवे की मदद से उसका भारत के अंदर एक्सपोर्ट मतलब सेल्स किया जाए, ट्रेडिंग किया जाए, और फिर उसको हम बंदरगाह तक ले जाकर विदेशों में भी एक्सपोर्ट करें, ऐसा हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट उस पर हम फोकस करेंगे। उत्तराखंड राज्य सरकार उसको और आगे ले गई कि हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नहीं, हम तो वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट करेंगे। और वहाँ पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में से कौन सी चीज़ों को प्रमोट करेंगे कि जैसे उधम सिंह नगर से मेंथा ऑयल और मुंज ग्रास के प्रोडक्ट्स, अल्मोड़ा से बाल मिठाई और ट्वीड, ये किसी किस्म का कपड़ा मुझे लगता है, पिथौरगढ़ से वुलन कारपेट एंड मुंशियारी राजमा, राजमा आप समझते हैं, नैनीताल से आइपन क्राफ्ट और फ्रूट 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 प्रोसेसिंग। अब इधर आप कहें भाई स्पेलिंग गलत है, मित्रों ये स्क्रीनशॉट मैंने इंडियन एक्सप्रेस में सरकार ने जो विज्ञापन दिया था उसका लिया, तो उसका मतलब सरकारी एड में ही स्पेलिंग मिस्टेक होगा। रुद्रप्रयाग तो टेम्पल की ऐसी प्रतिकृतियाँ इमिटेशन और चोलाई प्रोडक्ट्स। इसके अलावा और भी थे बहुत सारे, लेकिन हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसी एमसीक्यू बन जाए ऐसी चीज़ मुझे शब्द खास दिखाने, इसलिए मैंने सबके स्क्रीनशॉट यहाँ पर नहीं डाले। आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री कल्चर, भारत में 2-3 हज़ार प्राचीन सब स्मारक हैं, मंदिर मस्जिद किले तालाब पॉन्ड्स वगैरह, तो उसमें से करीब 50 मॉन्यूमेंट्स आर मिसिंग, ऐसा कल्चर मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा। फॉर एग्जाम्पल शेरशाह के बंदूकें या तोप जो होंगे असम में वो गायब है, कॉपर टेम्पल अरुणाचल प्रदेश में वो गायब है, हरियाणा में कोस मीनार वो गायब है वगैरह। तो
उसके क्या कारण, एक तो शहरीकरण के चलते सब आगे बढ़ रहा है, डैम्स वगैरह बनाते हैं जिसके चलते पानी पिछली तरफ जो आ जाता है तो बहुत सारी इलाके डूब जाते हैं, एनक्रोचमेंट, ये सब ज़बरदस्ती उसके ऊपर अतिक्रमण करना और कब्जे में ले लेना, ये सब कारण उसके हैं। अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम रेमेडी, तो ये और प्रॉब्लम हमारे हाथ में आता है फॉर मेंस पेपर वन, कि उसके चलते प्राचीन स्मारक भी गायब हो रहे हैं, और एक दो नहीं 50। आगे बात करते हैं आर्ट कल्चर और फिल्म। तो फिल्म में जो एमेच्योर फिल्म प्रोड्यूसर होते हैं और जो बच्चों की फिल्में बनाते हैं उनको हेल्प करने के लिए, सब्सिडी देने के लिए सरकार की एक चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी थी, फिर एक फिल्म डिवीजन, नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ऐसी 4 संस्थाएं थी। और ये सब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के नीचे रिपोर्ट करती थी, पहले ऐसे 4 थे। फिर सरकार ने बोला इसमें जो पहले 3 है उसको बंद कर दो या मर्ज कर दो और सिर्फ एक ही बचे, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो ये हो रहा है, लेकिन इसमें लोगों की नाराज़गी ये है कि ऐसा करने से जो चिल्ड्रन फिल्म को खास अटेंशन मिलता था, या पहले उसका एक ऑफिसर होगा, ये सब अब मर्ज कर दोगे तो उसको इतनी सपोर्ट मिलेगी नहीं वगैरह। आगे बढ़ते हैं। जैन समुदाय के लिए पंच तीर्थ होते हैं, एक हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, गुजरात और झारखंड में। झारखंड के अंदर सम्मेद शिखर जी नाम का उनका ये तीर्थ स्थान है। अब उसमें कंट्रोवर्सी कुछ ऐसी कि इसको टूरिज्म साइट के रूप में करेंगे या एनवायरनमेंट का ये सेंसिटिव जोन के रूप में इसमें ये XYZ करेंगे। उसके चलते जैन समुदाय का विरोध ये था कि आप इसको टूरिज्म में प्रमोट करेंगे तो फिर जो भी होटल रेस्टोरेंट खुलेंगे, लोग शराब पिए, मांस खाए, और उसी तरह कुछ वहाँ पर मुर्गी पालन वगैरह को प्रमोट किया जाएगा। अगर आप किसी और इलाके को एनवायरनमेंट सेंसिटिव बोल के उनके जो लोग हैं उनको कहें आप यहाँ पर ये धंधा रोजगार करें, इससे हमारी जैन समाज की भावनाएं आहत होंगी, क्योंकि हम जीव दया में मानते हैं, अहिंसा में मानते हैं। इसके बाद जो भी प्रदर्शन हुआ तो सरकार ने वो जो भी ऑर्डर था उसको अनडू कर दिया। अब समझिए इसके अंदर हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ करनी होगी, फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी होनी चाहिए कि प्रीलिम्स की तैयारी। तो प्रीलिम्स की तैयारी के अंदर कि ये पंचतीर्थ हैं, इनकी स्थापना कब हुई थी, क्रोनोलॉजी, वहाँ पर कौन से राजा के समय में बनाया गया, ये सब के फैक्ट्स मंथली PDF फाइल के अंदर आ जाएंगे, वो डाउनलोड करके आप देख लेना। और दूसरा कि वो एथिक्स और केस स्टडी के रूप में, कि एक तरफ एनवायरनमेंट टूरिज्म के लिए एक्स चीज़ ज़रूरी है, सामने धार्मिक भावनाओं के लिए वाई चीज़ ज़रूरी है, तो व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। हालांकि यहाँ पर आप सोचिए कि वो लोग जो चाहते थे कि ये शराब और मांस सेवन वगैरह नहीं होना चाहिए, जीव दया होनी चाहिए, कोई पशु की हत्या नहीं हो, तो उस हिसाब से एनवायरनमेंट इकोलॉजी का तो यहाँ पर वो वाले जो रहना चाहिए और वो सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अपकमिंग बर्थ एनिवर्सरी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बर्थ एनिवर्सरी 200वीं जन्म जयंती या शताब्दी 2024 में होगी। उन्होंने जो आर्य समाज बनाया उसकी 150वीं जन्म जयंती होगी 2025 में। उसके अंदर भी उन्होंने कब जन्म हुआ था, कहाँ जन्म हुआ था, क्या उनके किताबें थी वगैरह, वो सब चीज़ें मंथली PDF में फैक्ट्स आ जाएंगे, आप आराम से डाउनलोड करके देख लेना। अगेन 20 मिनट जो पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं, 40 मिनट उसका वीडियो नहीं खींचना चाहिए। प्रीलिम जितने दिन बाकी है तो ये अपनी एटीट्यूड ज़रूरी है। मणिपुर के अंदर एक मणिपुरी पोनी नाम का घोड़ा मशहूर है, और वहाँ से ही वो लोग खेलते थे, उसमें से मॉडर्न पोलो नाम के स्पोर्ट्स का आविष्कार हुआ है, जन्म हुआ है, ऐसा माना जाता है। तो मणिपुर के इम्फाल में ऐसा जो पोलो स्पोर्ट्स स्टेडियम या कॉम्प्लेक्स होगा, वहाँ पर ऐसी 122 फुट की प्रतिमा का होम मिनिस्टर अमित शाह ने उद्घाटन किया, अनावरण किया, इसलिए वो चर्चा में था। इसके साथ जुड़ा उनका स्पोर्ट्स है सोगोल कांगजेई, जो मणिपुरी पोलिक के साथ खेला जाता है। आगे बढ़ते हैं, स्पोर्ट्स का ही नाम लिया तो फिर पर्सन इन न्यूज़। पर्सन इन न्यूज़ में और प्लेसेस इन न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स वगैरह। भारत में हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पर, तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम जो उड़ीसा के अंदर बन रहा है, और वहाँ पर इंटरनेशनल हॉकी मेंस कप का उद्घाटन भी होगा, दैट इज़ वन थिंग। अवार्ड के अंदर COP27, वो इजिप्ट के शर्मल शेख, या माफ़ कीजिए उससे पहले जो ग्लासगो में हुई होगी ब्रिटेन के अंदर, वहाँ पर सब काम करने के लिए ब्रिटेन के एक मिनिस्टर और क्लाइमेट एक्टिविस्ट आलोक शर्मा को नाइटहुड दिया जाएगा। मतलब ब्रिटेन के राजा रानी द्वारा जो उसको खिताब दिया जाता है, फिर वो सर आलोक शर्मा बन जाए, वो वाली चीज़। तो ये थे पर्सन इन न्यूज़। इसके अलावा कुछ खास छोटी मोटी चीज़ होगी, पर हर एक का स्लाइड बनाने जितनी भी वो बड़ी चीज़ नहीं थी, मंथली PDF में आ जाएगा। एंड लास्टली एथिक्स। अब एथिक्स के अंदर वैसे समाचार तो थे, एक आप भी देख रहे होंगे, वो एयर इंडिया या कोई एरोप्लेन के अंदर बुजुर्ग महिला पर एक शराबी ने पेशाब किया,
तो उस पर आप क्या करेंगे अगर आप डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन हैं या दूसरे साथी टूरिस्ट हैं। फिर सीआईएसएफ के जवानों के खिलाफ एक महिला ने कुछ ये शिकायत की कि मेरा स्ट्रिप सर्च किया गया है। फिर एथिक्स के अंदर बात चल रही है, चैट जीपीटी नाम का एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, उसमें आप कुछ भी लिखो कि भाई मुझे ये 5 टॉपिक यूज़ करके एक आर्टिकल बना के दे दो, वो कर देता है। तो इससे बहुत सारे ऐसे जो जर्नलिस्ट और कंटेंट राइटर है उनकी नौकरी चली जाएगी। दूसरा एक लेंसा ऐप है, उसमें ऐसा आप फोटो अपलोड करो कि इसका पेंटिंग बना दो, तो वो पेंटिंग बना देते। बहुत सारे पेंटर्स की नौकरी खतरे में है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरी तरफ प्रॉब्लम है जॉब लॉस का। तो व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? और सामने ये चैट जीपीटी वगैरह जो है, तो अब कॉलेज और स्कूल के बच्चे उनको कुछ भी होमवर्क दो तो खुद से रिसर्च करने की जगह चैट जीपीटी को कमांड कर दे होमवर्क, और फिर हाथ से मजदूर की तरह वो खुद से लिख के दे दे, तो उसका इंटेलेक्चुअल ग्रोथ रुक जाएगा। रिसर्च पेपर भी लोग अगर चैट जीपीटी से लिखवा देंगे तो फिर वो पीएचडी थीसिस या जो करा जा रहा है उसका क्या उपयोग है? सो दोज आर द चैलेंजेस ऑफ एआई। फिर इसके अलावा और भी चीज़ें थी वो, जैसे गुजरात में सूरत के अंदर एक गांव में श्रिम्प फार्मिंग, ये झींगा मछली के उत्पादन के लिए एक तालाब बनाएंगे, ऐसी सरकार की योजना चल रही है। लेकिन गांव वालों का विरोध है कि ये सब नहीं हमें चाहिए, और अगर आपने किया तो हम खुद को आग लगा के आत्मदाह करेंगे। तो आप क्या करेंगे? फिर कुछ कोटेशन वगैरह थे। इसकी डिटेल चर्चा के लिए अलग वीडियो बनाना ज़्यादा सही होगा। उसके दो कारण हैं। देखिए ये वीडियो करीब 40 मिनट तो खींच गया। अब यहाँ तक पहुँचे हुए बहुत सारे लोग जिनको असल में ये देखने से फ़ायदा होगा एथिक्स वाला ये माल, वो शायद देखेंगे ही नहीं। और मुझे जब मेंस करीब आए और वही वाली चीज़ कि भाई ये प्ले लिस्ट देख लेना, तो होनी चाहिए अलग से। तो बेहतर होगा इसके और थोड़े और टॉपिक्स मिले, कि सपोज वीमेन सेफ्टी के और 3-4 मुझे टॉपिक मिल जाएं, फिर उसकी एक केस स्टडी की सीरीज़ करते हैं वगैरह। सो लाइक दैट विल कलेक्ट एंड प्रोसीड। तो ये थी वीकली करंट सीरीज़। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। लेट्स क्रैक इट।